दोस्तों आज मैं आपके लिए फ्रॉम सीजन 4 के नेक्स्ट 5 एपिसोड लेकर आया हूँ, यानी 6 to 10 एपिसोड। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मिल जाएगा, पहले जाकर उसे देखें। इस सीरीज में आप देखेंगे कि कुछ लोग एक गाँव के अंदर फंस जाते हैं और कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। इसके अलावा रात को यहाँ पर भयानक मॉन्स्टर्स भी आते हैं जो कि खुलकर कत्लेआम करते हैं। अब ये लोग इस टाउन से कैसे बाहर निकलेंगे, बस यही जानने के लिए आधी दुनिया बेताब है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सीरीज पसंद आ रही होगी, इसलिए ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। सिक्स्थ एपिसोड में हम देखते हैं जेड फिर से पागल हो रहा था क्योंकि वो सपना उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। बॉयड जेड को समझाता है कि दिमाग पर इतना जोर मत दो और जाकर सो जाओ, लेकिन जेड को तसल्ली करनी थी कि उसने जो देखा है वो सच है या नहीं, क्योंकि अगर ये सच निकला तो हम लोग उन बच्चों की हड्डियां ढूंढकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बॉयड को जेड का लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर हड्डियां मिल भी गईं तो वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन तभी जेड उससे कहता है कि आज तक मैं कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने सपने में बेसमेंट को देखा है। बॉयड को अभी भी जेड की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो जेड की तसल्ली के लिए उसे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ मिरान बॉयड के कहने पर काम कर रही थी, जिसके बाद वो जेड से पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। फिर बॉयड उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद जेड उसी खुफिया दरवाजे के पास जाकर देखता है जो उसके सपने में दिखाई दे रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि कॉलोनी हाउस का बेसमेंट हूबहू वैसा ही है जैसा जेड ने सपने में देखा था। अब जेड और बॉयड सामान हटाकर उस खुफिया दरवाजे को ढूंढते हैं, लेकिन जेड ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ कोई दरवाजा नहीं है। फिर जेड बॉयड को समझाता है कि वो दरवाजा यहाँ होना चाहिए था जिसके अंदर उन रहस्यमयी बच्चों की हड्डियां हैं, लेकिन बॉयड जेड को शांत करके उसे वहाँ से ले जाता है। अब जेड बॉयड पर ही चिल्लाने लगता है क्योंकि वो सिर्फ उम्मीद के दम पर ही सभी को यहाँ रोके हुए है। बॉयड खुद भी ये बात जानता है कि इस जगह का कोई अंत नहीं है। यहाँ हर रात कुछ खौफनाक मॉन्स्टर्स जंगल से निकलते हैं और लोगों को खा जाते हैं, और अब तक यहाँ सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। फिर जेड बॉयड से पूछता है कि अब तक तुम खुद कितने अपनों को खो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। फिर बॉयड गुस्से में जेड का गला पकड़ लेता है क्योंकि वो अपनी हद पार कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ डैनी आ जाता है और बॉयड और जेड को शांत करवाता है। फिर जब बॉयड और डैनी अकेले में बात कर रहे थे तो डैनी उससे कहता है कि जेड के साथ ये सब होना स्वाभाविक है, क्योंकि जेड और टवेथा इस जगह पर कई बार जन्म ले चुके हैं और जरूर उनका इस जगह से खास रिश्ता है। तभी बॉयड को लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कॉलोनी हाउस की छत पर विक्टर को देखकर चिल्ला रहे थे। बॉयड ये देखकर टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो और डैनी दौड़कर कॉलोनी हाउस की छत पर जाते हैं। बॉयड विक्टर से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। विक्टर बताता है कि आज से कई साल पहले एक आदमी इसी तरह छत पर आया था। उस समय वो बहुत ज्यादा डरा हुआ और मानसिक रूप से टूट चुका था। उसके लिए इस जगह का दबाव सहना बेहद मुश्किल हो गया था। विक्टर की बातें सुनकर बॉयड को लगता है कि शायद वो भी किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। फिर बॉयड विक्टर से कहता है कि नीचे चलकर बात करते हैं, जिसके बाद वो तीनों नीचे आ जाते हैं। अगले सीन में हम जूली को देखते हैं जो सारा से मिलने आती है। जूली सारा से माफी मांगती है क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन अब सारा अपने घर में पेंट करने जा रही थी क्योंकि पेंट के नए कलर से एक नई उम्मीद जागती है। अब जूली भी इस काम में सारा की मदद करती है। दूसरी तरफ बॉयड और डैनी जब विक्टर से बात कर रहे थे तो डोना वहां आती है और बॉयड से कहती है कि मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दरअसल डोना और उसके साथियों को रॉजर की लाश मिल गई थी, लेकिन वो लाश जिस हालत में थी उसे देखने के बाद बॉयड के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उन जायंट डॉल्स ने रॉजर के पूरे शरीर को फाड़ कर रख दिया था। फिर डोना बॉयड को बताती है कि कल रात कई सारी जायंट डॉल्स ने हम पर हमला किया था और टेवेथा ने उनमें से एक को मार दिया, जिसके बाद बाकी सारी डॉल्स वहां से भाग गईं। इधर एलिस को जब पता चलता है कि फातिमा एक गोलेम बना रही है तो वो तुरंत फातिमा से मिलने जाता है। एलिस फातिमा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखता तो तुम्हारे दिमाग में गोलेम बनाने का विचार नहीं आता। फातिमा एलिस को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गोलेम को बनाने का आइडिया खुद मेरा ही था।
दरअसल फातिमा बचपन से बहुत डरपोक थी और तब उसके डैड उसे भगवान और गोलेम की कहानियां सुनाया करते थे ताकि उसका डर कम हो जाए। फातिमा को आज भी जादू टोना और तंत्र विद्या पर यकीन है और उसे लगता है कि ये चीजें हमारा डर कम करने में मदद करती हैं। एलिस को फातिमा की बात ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो फातिमा को दुखी नहीं करता और उसका सपोर्ट करता है। इधर विक्टर जब अकेला बैठा था तभी ईथन उसके पास आता है और पूछता है कि तुम इतना डर क्यों गए थे। विक्टर ईथन को वो बात बताने से मना कर देता है क्योंकि जब उसने ये बात अपने डैड हेनरी को बताई थी तो वो भी बहुत ज्यादा डर गए थे और ईथन तो एक बच्चा है। ईथन विक्टर से दोबारा वही सवाल करता है, लेकिन विक्टर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद ईथन उससे कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कल रात हमारे साथ क्या हुआ था। फिर ईथन और विक्टर साथ में ड्राइंग करने लगते हैं। तभी विक्टर उसे बताता है कि मेरे डैड इतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन मेरी मॉम बहुत स्ट्रांग थी। वो हर सिचुएशन में बस मुस्कुराती रहती थी ताकि हमें डर ना लगे और यही कारण है कि विक्टर आज उन्हें बहुत याद करता है। इस समय विक्टर एक ब्राउन कार की ड्राइंग बना रहा था क्योंकि असल में वो येलो मैन इसी तरह की ब्राउन कार में बैठकर इस टाउन में आया था। अगले सीन में हम सोफिया को देखते हैं जो गैस स्टेशन के बाहर से गुजर रही थी। तभी वो देखती है कि हेनरी अंदर बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं, जिसके बाद वो हेनरी के पास जाकर उनसे बात करती है। हेनरी अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थे। फिर सोफिया उन्हें एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है क्योंकि आज वो हेनरी के साथ ड्रिंक पीते हुए उनकी कहानी सुनेगी। लेकिन हेनरी को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स ने उनकी बीवी को नुकसान पहुंचाया था वो ठीक उनके सामने खड़ी है। इधर टेबेथा सभी को उन रहस्यमयी डॉल्स की कहानी सुना रही थी। दरअसल वो सारी डॉल्स टेबेथा की ही थीं। टेबेथा बचपन में उनसे खेला करती थी, लेकिन तभी एक आदमी ने उससे उन डॉल्स को छीनकर उन्हें झील में फेंक दिया क्योंकि उसका कहना था कि वो डॉल्स उसे बुरे सपने दिखाती हैं। फिर उस आदमी के जाने के बाद वो डॉल्स अपने आप जिंदा हो गईं और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। टेबेथा की बातें सुनने के बाद सभी को एहसास होता है कि डरावनी ये जगह नहीं बल्कि हमारी सोच है। हम लोग जिस भी चीज के बारे में बुरा सोचते हैं वो चीज हमें सच बनकर दिखने लगती है। अब हम सभी को अपने मन से डर को निकालना होगा। डोना को ये सारी बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं क्योंकि रात के वक्त जो दरिंदे जंगल से निकलते हैं उन्हें देखकर कोई भी डर जाएगा। तभी अचानक डोना को कुछ होने लगता है। फिर वो अपने चेहरे पर पानी मारने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। फिर बॉयट और डैनी तुरंत डोना को उठाते हैं, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। बॉयट समझ जाता है कि डोना की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, जिसके बाद वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से क्रिस्टी को बुलाओ। फिर क्रिस्टी और मेरियल वहां आकर डोना को चेक करते हैं। डोना की हालत काफी गंभीर थी, जिसके बाद क्रिस्टी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। फिर क्रिस्टी और मेरियल दोनों रुक जाते हैं और सिर नीचे कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। बॉयड डोना के पास बैठकर भावुक हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी अचानक से डोना हिलने लगती है क्योंकि उसकी हालत में सुधार के संकेत दिखाई देने लगते हैं। फिर क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि हमें एम्बुलेंस से मॉनिटर लाना होगा और साथ ही एक बड़ा वायर भी, ताकि मॉनिटर को पावर दे सके। 11 लैब्स में अक्सर समस्या सीधे हिंसक या अत्यधिक ग्राफिक शब्दों से होती है। आपकी स्क्रिप्ट को बिना छोटा किए और कहानी का मतलब बनाए रखते हुए थोड़ा नरम भाषा में ऐसे लिखा जा सकता है। फिर बॉयड दौड़कर वायर लेने चला जाता है। जेड बॉयड से पूछता है कि क्या हो गया। बॉयड बताता है कि डोना की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। फिर जेड वायर ढूंढकर बॉयड को देता है, जिसके बाद बॉयड वापस कॉलोनी हाउस आ जाता है। अब तक पूरा टाउन कॉलोनी हाउस में जमा हो गया था। ईथन भी डोना के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वह टेबेथा से कहता है कि मुझे डोना से मिलना है क्योंकि अगर उनकी हालत और बिगड़ गई तो मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाऊंगा। टेबेथा ईथन को समझाती है कि ऐसा नहीं बोलते, डोना को कुछ नहीं होगा। लेकिन ईथन ने पहले भी इस टाउन पर कई लोगों को मुश्किल हालात से गुजरते हुए देखा है और इसीलिए उसे पता है कि इस टाउन में कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर टेबेथा बॉयड से बात करके ईथन को डोना से मिलवाने ले जाती है। इस समय डोना की सांसें चल रही थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। तभी क्रिस्टी बॉयड को बताती है कि शायद कई मिनट तक दिमाग में ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से डोना का शरीर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है।
ये बात सुनकर बॉयट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने में टेवेथा भी ईथन को लेकर वहाँ आ जाती है। डोना की हालत देखकर ईथन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो डोना से कहता है कि आप बहुत अच्छी और बहादुर लेडी हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करूंगा। फिर ईथन डोना को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर सोफिया जब हेनरी के साथ ड्रिंक कर रही थी तभी वह हेनरी से कहती है कि मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए। हेनरी उसे बताते हैं कि यहाँ इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, लेकिन सोफिया खुद पीछे जाकर बोतलें देखने लगती है। तभी उसके हाथ पर हल्की चोट लग जाती है, जिसके बाद हेनरी सोफिया के लिए एक कपड़ा लेने जाते हैं, लेकिन इस बीच सोफिया उनके गिलास में अपने खून की कुछ बूंदें गिरा देती है। हेनरी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यही येलो मैन का खून है जिससे जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब जूली और सारा पेंट कर रहे थे तभी सारा उससे पूछती है कि तुमने आज अचानक मुझे सॉरी क्यों बोला, क्योंकि आज तक किसी ने भी मुझसे माफी नहीं मांगी। हर कोई मुझे एक अलग नजर से देखता है। फिर जूली सारा को बताती है कि मैं कुछ पत्थरों के बीच अपने पिता को ढूंढने गई थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और तब मुझे समझ आया कि उस वक्त तुम पर क्या बीती होगी जब तुमने अपने परिवार को खोया था। सारा जूली की बात सुनकर भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इधर एलिस फातिमा से बात करने के बाद बॉयड को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे कुछ ऐसा चाहिए जो सब कुछ ठीक कर दे। तभी मारियल सिर नीचे करके डोना के कमरे से बाहर आती है। बॉयड मारियल से पूछता है कि क्या हो गया। मारियल उसे बताती है कि डोना को होश नहीं आ रहा और शायद अभी आने में समय लग सकता है, क्योंकि वह कोमा में चली गई है। यह बात सुनकर बॉयड बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वह डोना के कमरे में आकर उससे बातें करने लगता है। बॉयड को पता था कि डोना को होश जरूर आएगा, क्योंकि वह बहुत हिम्मत वाली है। दरअसल एक बार जब बॉयड और डोना मुश्किल हालात से निकल रहे थे तब डोना ने ही बॉयड को हिम्मत दी थी और कहा था कि कभी हारना मत। आज बॉयड वही बातें याद करके दुखी हो रहा था, लेकिन तभी उसे फादर दिखाई देते हैं। फादर बॉयड से कहते हैं कि अगर इसे होश नहीं आया तो क्या करोगे। बॉयड उनकी बात सुनकर भड़क जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। फादर बॉयड से कहते हैं कि तुम जो सच्चाई नहीं देख पा रहे वो सच्चाई जेड ने देखी है। तुमने बेसमेंट में जाकर भी सब कुछ अनदेखा कर दिया, जबकि सच तुम्हारे सामने था। बॉयड को फादर की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी अचानक डोना को होश आने लगता है, जिसके बाद फादर वहां से गायब हो जाते हैं। डोना बॉयड का नाम लेकर उसे पुकारती है, जिसके बाद बॉयड तुरंत क्रिस्टी को बुलाता है और उसे बताता है कि डोना को होश आ गया। अब बॉयड कॉलोनी हाउस के बाहर चला जाता है और फादर से बात करता है। वह फादर से पूछता है कि क्या टेवेथा ने जो कहा वो सच था, क्या लोगों के जाने के बाद उनका डर हकीकत में बदल जाता है। फादर बॉयड की बात का कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि कुछ जवाब बॉयड को खुद ढूंढने होंगे, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि बॉयड ने सच को सामने देखकर भी अनदेखा कर दिया है। अब बॉयड एक हथौड़ा लेकर फिर से कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में जाता है और वहां की दीवार तोड़ने लगता है। तभी जेड को बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगती है, जिसके बाद जब वह नीचे जाकर देखता है तो वहां बॉयड को देखकर हैरान रह जाता है। बॉयड जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अगर मुझे आजमाना चाहते हो तो यही सही, लेकिन आज मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। दीवार टूटते ही बॉयड और जेड हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक दरवाजा था, यानी वही सुरंगें जो जेड ने अपने सपने में देखी थीं। और इसी के साथ फ्रॉम का 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस दरवाजे के पीछे क्या है? क्या सच में वहां उन अनजाने बच्चों की हड्डियां रखी हुई हैं, या ये सब इस टाउन का माया जाल है? ये सभी राज खुलेंगे फ्रॉम के अगले एपिसोड में। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेड और रैंडल उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बाहर से पूरी तरह सील था। फिर जेड दरवाजे पर एक तावीज लटका देता है ताकि वहां मौजूद रहस्यमयी खतरा बाहर ना आ सके, क्योंकि ये दरवाजा सीधा सुरंगों में जाकर खुलता है। अब एक बात तो साफ थी, जेड का सपना और उन अनखुई बच्चों का रहस्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगले सीन में बॉयड और डैनी को देखते हैं, जो कॉलोनी हाउस में हेनरी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो बहुत देर से गायब था। लेकिन तभी हेनरी नशे की हालत में वहां आ जाते हैं। बॉयड हेनरी के पास जाकर उनसे बात करता है, लेकिन हेनरी इतना ज्यादा नशे में थे कि वो किसी की भी बात नहीं सुनते। फिर वो बॉयड से पूछते हैं कि क्या विक्टर ठीक है। बॉयड कहता है हाँ वो ठीक है। बॉयड हेनरी से पूछना चाहता था कि उसने इतना नशा क्यों किया, लेकिन हेनरी उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। हेनरी को अपनी पत्नी मिरांडा को खोने का बहुत दुख था, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मिरांडा की सच्चाई क्या है। दूसरी तरफ टेवेथा जब जिम की शर्ट्स देखकर उसे याद कर रही थी तो इतने में ईथन वहां आ जाता है। ईथन टेवेथा को देखते ही समझ जाता है कि
कि वो जिम को लेकर दुखी है, जिसके बाद वो टेवेथा को बताता है कि जूली वापस आ गई है। फिर टेवेथा और ईथन जूली से बात करते हैं। आज टेवेथा जूली को वो सच बताती है जो उसे पता होनी चाहिए थी। दरअसल टेवेथा हेनरी की बीवी मिरांडा का पुनर्जन्म है। टेवेथा जूली को बताती है कि मैं और जेड यहाँ कई सालों से बार बार जन्म ले रहे हैं और इसीलिए वो अंखुई बच्चे केवल मुझे और जेड को ही दिखते हैं। इधर टेवेथा जूली और ईथन को ये सब बता रही थी और वहीं दूसरी तरफ बॉयड हेनरी को ये सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। हेनरी ने कभी नहीं सोचा था कि टेवेथा विक्टर की माँ है। बॉयड हेनरी को कहता है कि खुद को संभालो, लेकिन हेनरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। अब विक्टर खुद भी बॉयड की बात सुनकर हैरान रह गया था। तभी विक्टर बॉयड से कहता है कि हमें उस येलो मैन को ढूंढना होगा, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा है और अगर वो दोबारा आया तो ये सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा। बॉयड को विक्टर की बात समझ नहीं आती, लेकिन विक्टर की इस बात में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था जो हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड कॉलोनी हाउस में सभी लोगों को ये बात बता देता है कि टेवेथा और जेड कई बार इस जगह पर जन्म ले चुके हैं और टेवेथा ही मिरांडा है। सभी लोग बॉयड की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल बॉयड ने अभी तक ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, लेकिन अब उसे उन अंखुई बच्चों की हड्डियां ढूंढनी होंगी, क्योंकि वही यहाँ से निकलने का रास्ता है। बॉयड सभी से कहता है कि ये जगह हमसे डर रही है कि हम उन बच्चों की हड्डियां ना निकाल लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस जगह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तभी हेनरी बॉयड को भला बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी बॉयड की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी जेड बॉयड से कहता है कि इन्हें मैं संभालता हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिसके बाद बॉयड अपनी बात पूरी करने लगता है। जेड हेनरी के पास आकर उसे समझाता है कि तुम्हें मिरांडा की सच्चाई को अपनाना होगा, लेकिन हेनरी कहता है कि अपनी जुबान से मिरांडा का नाम मत लो। फिर इतना कहकर हेनरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी बॉयड जेड से कहता है कि परेशान मत हो, हेनरी को भी जल्द ही ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। अगले सीन में हम जूली को देखते हैं, जो अपने घर के बाहर खड़े होकर स्मोक कर रही थी, लेकिन टेवेथा खिड़की से जूली को देख लेती है, जिसके बाद वो बाहर आकर जूली को डांटने लगती है। दरअसल जूली जिम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो टेवेथा से कहती है कि आप और जेड बेकार के कंक्लूजन्स निकाल रहे हो, क्योंकि असल में इस जगह का कोई एग्जिट है ही नहीं। ये टाउन एक लूप है जहां हम घूम फिर कर उसी जगह आ जाएंगे और इसीलिए आज तक टेवेथा और जेड खुद भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो लोग हर बार पुनर्जन्म लेकर इस जगह पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना जिंदा और ना ही उसके बाद। फिर इतना कहकर जूली वहाँ से चली जाती है। तभी विक्टर टेवेथा के पास आता है और कहता है कि हमें उस येलो मैन के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि ये सभी चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं। इधर बॉयड, जेड और डैनी टनल लेआउट के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जब तक उनके पास नक्शा नहीं होगा वो लोग उन अंखुई बच्चों की हड्डियां नहीं ढूंढ पाएंगे। बॉयड जेड से कहता है कि तुम अपने दिमाग पर जोर डालो और उस जगह का एक नक्शा बनाओ जो तुमने सपने में देखी थी। डैनी को इस काम में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब भी वो लोग कुछ करने जाते हैं कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, लेकिन रिस्क तो उन्हें लेना ही होगा, क्योंकि पहली बार यहाँ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद दिख रही थी। फिर डैनी से बात करने के बाद बॉयड मिरान के पास चला जाता है, क्योंकि उसके बिना ये प्लान पूरा नहीं हो पाएगा। बॉयड मिरान को बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन अंखुई बच्चों की हड्डियां ढूंढनी होंगी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। फिर बॉयड मिरान को सारा प्लान समझाता है, जिसके मुताबिक मिरान 2 ग्रुप्स को लीड करेगी और उन्हें टनल में ले जाएगी। इसके अलावा बॉयड वो हथियार अपने पास ही रखेगा जिससे टेवेथा ने उस जायंट डॉल को रोका था, क्योंकि उसी हथियार से वो मॉन्स्टर्स भी प्रभावित होते हैं। फिर मिरान को सारा प्लान समझाने के बाद बॉयड वापस कॉलोनी हाउस में आ जाता है। बॉयड को वहाँ एक कैमरा दिखता है, जिसके बाद वो उसमें कुछ तस्वीरें देखने लगता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उन तस्वीरों में से एक तस्वीर बॉयड और उसकी बीवी की है, जब उनकी शादी हुई थी। अब बॉयड फिर से रिवर्स करके उस तस्वीर को ढूंढने लगता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कैमरा से वो तस्वीर गायब हो चुकी थी। तभी वहां क्रिस्टी आ जाती है, जो कि बॉयड से बहुत ज्यादा नाराज थी। दरअसल क्रिस्टी बॉयड को हर बात बताती है, लेकिन बॉयड ने उसे जेड और टेवेथा के बारे में नहीं बताया था। फिर बॉयड जैसे तैसे क्रिस्टी को समझाता है और उसे मना लेता है, जिसके बाद क्रिस्टी बॉयड को बताती है कि डोना अब ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। फिर बॉयड डोना से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। दरअसल क्रिस्टी ने डोना को दरवाजे के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद डोना बॉयड से कहती है
कि थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि यहाँ हर किसी की जिंदगी बॉयड पर टिकी हुई है। फिर डोना बॉयड से पूछती है कि क्या रोजर को दफना दिया, जिसके जवाब में बॉयड उसे ना कहता है, क्योंकि असल में कब्रिस्तान पूरा भर चुका है और अब उन्हें लोगों को दफनाने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी होगी। इसके अलावा बॉयड डोना को ये भी बताता है कि आज हम लोग मॉन्स्टर्स से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका सामना करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास वो हथियार भी है जिससे टिवेथा ने उस गुड़िया को निष्क्रिय किया था। लेकिन डोना को ये प्लान बिल्कुल बकवास लगता है, क्योंकि इस प्लान को पूरा करने के लिए फिर से किसी को बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस बार बॉयड पीछे हटने वाला नहीं था। इधर मारियल रोजर की लाश के पास बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी क्रिस्टी वहां आती है और मारियल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसके जवाब में मारियल उसे बताती है कि मेरी माँ स्वर्ग और नर्क जैसी चीजों पर यकीन नहीं करती थी। उनका कहना था कि मौत के बाद इंसान सब कुछ भूलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, और आज मुझे उनकी वही बातें याद आ रही थी। मारियल खुश थी कि उसकी माँ नहीं रही, क्योंकि अगर वो इस जगह आती तो शायद उन्हें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। क्रिस्टी को मारियल की बात सही लगती है, लेकिन अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सभी यहाँ फंस चुके हैं। इधर बॉयड एलिस को बता रहा था कि किस तरह से हम लोग अपने प्लान को अंजाम देंगे, और इस प्लान में हमें रैंडल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रैंडल पहले बस में सोता था और उसको जरूर पता होगा कि मॉन्स्टर कब कहां से निकलते हैं और क्या करते हैं। एलिस बॉयड की बात अच्छी तरह से समझ जाता है। दूसरी तरफ हेनरी टिवेथा को ढूंढते हुए उसके घर आ जाता है, लेकिन तभी उसे विक्टर की मां की एक ड्राइंग मिलती है जिसमें वो अपने 2 बच्चों के साथ इस टाउन में आई थी। तभी अचानक हेनरी को अजीब से भ्रम होने लगते हैं। वो देखता है कि उसके हाथ पर ग्लूकोज मशीन लगी हुई है और उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। इधर विक्टर टेवेथा और एथन को येलो मैन की कार के पास लेकर आता है। विक्टर टेवेथा को बताता है कि येलो मैन इसी गाड़ी में बैठकर आया था, जिसके बाद वो तीनों उस गाड़ी को अच्छे से देखने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक टेवेथा की नजर मिरांडा की कार पर पड़ती है। उस कार को देखते ही टेवेथा को कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो अपने आप उस कार की तरफ खींची चली जाती है। दरअसल टेवेथा खुद इस कार में बैठकर यहाँ आई थी जब उसने मिरांडा के रूप में जन्म लिया था, और इसी वजह से उस कार को देखते ही टेवेथा को कुछ होने लगता है। जिस समय विक्टर येलोमैन की गाड़ी के अंदर बैठा था, तभी उसे एक पोटली मिलती है जिसमें ढेर सारे इंसानों के दांत थे। उस पोटली को देखकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो टेवेथा से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। टेवेथा विक्टर से पूछती है कि क्या हो गया। फिर विक्टर उसे वो पोटली दिखाता है। टेवेथा विक्टर की बात सुनते ही ईथन को पीछे कर लेती है, क्योंकि उसे ये सब नहीं देखना चाहिए। लेकिन तभी विक्टर उसको कहता है कि ईथन को इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उसे ये सब समझना पड़ेगा। विक्टर टेवेथा से कहता है कि तुम पिछली बार भी एक लड़का और एक लड़की लेकर इस टाउन में आई थी, लेकिन बाद में येलो मैन की वजह से सब कुछ बदल गया और सिर्फ एक लड़का बच पाया। वो लड़का डर और रहस्यों के बीच इस जगह पर बड़ा हुआ, और इस बार भी तुम एक लड़का और एक लड़की को लेकर इस जगह पर आई हो, जिसका मतलब अतीत एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। ईथन विक्टर की बातें सुनकर वहां से चला जाता है। फिर टेवेथा एथन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इधर सोफिया बॉयड के पास आकर उससे बात करती है। दरअसल सोफिया को इस प्लान में बहुत डर लग रहा था, लेकिन बॉयड उसे समझाता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास एक खास हथियार है जिसकी मदद से टेवेथा पहले भी एक बड़े खतरे का सामना कर चुकी है। बॉयड को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ये बात किसे बता रहा है, और ये जानने के बाद अब सोफिया क्या करने वाली है। अगले सीन में हम जेड को देखते हैं, जो स्वायर्स की मदद से उस जगह का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। डैनी जेड से कहता है कि तुम नक्शा क्यों नहीं बनाते। जवाब में जेड कहता है कि उसके दिमाग में जो तस्वीर है उसे एक साधारण नक्शे में नहीं उतारा जा सकता, और इसी वजह से वो एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है। तभी हेनरी और एलिस वहां आ जाते हैं, जिसके बाद एलिस डैनी को कुछ जरूरी बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है। इधर सोफिया फार्म में जाकर एक मुर्गी का अंडा लेती है और उसे लेकर रोजर के पास पहुंचती है। दरअसल उन रहस्यमयी घटनाओं के बाद रोजर पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन अब सोफिया जो करने वाली थी उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सोफिया उस अंडे को हाथ में लेकर कुछ शब्द बोलती है और फिर उसे रोजर के सीने पर फोड़ देती है, जिसके बाद रोजर में एक अजीब सा बदलाव दिखाई देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एल्गिन डाइनर में जूली से बात करता है। जूली एल्गिन से पूछती है कि उसकी आंख में ये सब कैसे हुआ।
लेकिन एल्गिन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि बॉयड ने उसे मना किया था। फिर एल्गिन जूली से पूछता है कि क्या उसे जेड और टेवेथा वाली कहानी पर यकीन है। जूली कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसका मानना है कि ये टाउन एक शापित जगह है और जब भी लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं कोई न कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है। एल्गिन को जूली की बात सही लगती है क्योंकि अब तक कई बार ऐसा हो चुका था। इधर जेड जब हेनरी से बात कर रहा था तभी अचानक हेनरी को फिर से वही अजीब अनुभव होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई नर्स उसका चेकअप कर रही हो और वो एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हो। वहीं विक्टर भी बार बार उसे आवाज दे रहा था ताकि वो होश में रहे। तभी हेनरी का ध्यान टूट जाता है और वो वास्तविक दुनिया में वापस आ जाता है। जेड उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन हेनरी बिना कुछ बताए गहरी सोच में डूबा हुआ वहां से चला जाता है। तभी बॉयड सारा को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है क्योंकि रात के वक्त उसका भी वहां मौजूद रहना जरूरी था। शाम होते ही बॉयड अपनी शेरिफ की ड्यूटी शुरू कर देता है क्योंकि आज की रात उन सभी के लिए बेहद कठिन होने वाली थी। डोना भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है क्योंकि वो इस तरह चुपचाप बैठकर नहीं रह सकती थी, लेकिन तभी फातिमा उसे रोक देती है और कहती है कि उसे अभी आराम करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोफिया कॉलोनी हाउस में आ जाती है क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आगे क्या होने वाला है। बॉयड जब आगे की योजना पर चर्चा कर रहा था तभी एलिस उससे कहता है कि उसे खुद आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल बॉयड ने तय किया था कि इस बार वो खुद आगे बढ़ेगा और उसी पवित्र हथियार की मदद से मॉन्स्टर्स का सामना करेगा, लेकिन एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर बॉयड को कुछ हो गया तो पूरे टाउन की उम्मीद टूट जाएगी। अब डैनी खुद ये जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आता है, जिसके बाद बॉयड उसे पूरी योजना समझा देता है और उससे वादा लेता है कि वो सुरक्षित वापस लौटेगा। फिर रात होते ही जंगल की तरफ से हलचल शुरू हो जाती है और मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। अब एक तरफ डैनी अपनी जान को जोखिम में डालकर एक मॉन्स्टर का सामना करने जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ रोजर एक जीते जागते मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसका व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है। देखते ही देखते एक बार फिर पूरे टाउन में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तभी डैनी एक मॉन्स्टर को अकेला देखकर उसके पीछे जाता है और उसकी पीठ पर वही पवित्र हथियार इस्तेमाल कर देता है। इसके बाद वह मॉन्स्टर जोर जोर से चीखने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी मॉन्स्टर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और डैनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बॉयड ने डैनी से कहा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो किसी भी घर के दरवाजे के पास चले जाना, लेकिन इस बार मॉन्स्टर्स पहले से तैयार दिखाई देते हैं और लगभग हर दरवाजे के आसपास मौजूद रहते हैं। अब डैनी बुरी तरह फंस चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस मॉन्स्टर पर उसने पवित्र हथियार इस्तेमाल किया था उस पर उसका कोई असर होता दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले सिर्फ एक नाटक कर रहा था। अब डैनी खुद को बचाने के लिए बस के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर बस का दरवाजा पकड़कर अंदर आ जाता है। ये वही मॉन्स्टर था जिसका फातिमा से एक रहस्यमयी संबंध था। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर डैनी के करीब पहुंचता है, फातिमा को भी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजाने तरीके से वो इस पूरी घटना से जुड़ी हुई हो। अब डैनी उस मॉन्स्टर से बचते हुए बस की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन वहां भी उसका पीछा नहीं छूटता। नीचे चारों तरफ मॉन्स्टर्स मौजूद थे और सामने वही मॉन्स्टर खड़ा था। वह डैनी को डराने की कोशिश करता है और उसके अतीत से जुड़ी बातें बताने लगता है। उधर फातिमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी अचानक फातिमा के साथ कुछ ऐसा होता है कि सामने खड़ा मॉन्स्टर भी एक पल के लिए रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी उसे बस से नीचे गिरा देता है। अब आखिरकार डैनी ने खुद को बचा लिया था, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कॉलोनी हाउस के अंदर रोजर पूरी तरह मॉन्स्टर जैसा व्यवहार करने लगता है और वहां मौजूद लोगों के लिए खतरा बन जाता है। अब वह उस महिला की तरफ बढ़ रहा था जो पहले हुए हमले में घायल हो चुकी थी, लेकिन तभी एलिस आगे आता है। वही पवित्र हथियार उठाता है और रोजर को रोकने की कोशिश करता है। ये पूरा नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ फ्रॉम का एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं अब बॉयड कॉलोनी हाउस में वापस आ जाता है। पिछली रात जो भी हुआ उसके बाद सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि डैनी और बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। डैनी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जान फातिमा ने बचाई, क्योंकि अगर फातिमा ना होती तो वो मॉन्स्टर डैनी को खा गया होता। तभी हम देखते हैं जब बॉयड और डोना रोजर की लाश को देख रहे थे, तभी एलिस वहां पर आता है और बॉयड से कहता है कि आप 2 मिनट के लिए ऊपर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर मिरान बॉयड से
पूछती है कि इस लाश का क्या करना है। बॉयड कहता है जला दो इसे। फिर बॉयड और डोना ऊपर चले जाते हैं, जहां फातिमा उनको बताती है कि कल रात मैं देख रही थी कि डैनी मुसीबत में है। बॉयड को फातिमा की बात समझ में नहीं आती। फिर फातिमा उसको बताती है कि मैं उस मॉन्स्टर की आंख से डैनी को देख रही थी, क्योंकि उसको मैंने ही जन्म दिया है और मेरी वजह से ही उस मॉन्स्टर की शक्तियां अचानक से रुक गईं। लेकिन तभी फातिमा के पेट से हरे रंग की नसें बाहर आने लगती है। फातिमा डोना और बॉयड को अपना पेट खोलकर दिखाती है, जिसको देखने के बाद दोनों हैरान रह जाते हैं। अब एलिस को फातिमा की हालत देखकर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब से उसने उस मॉन्स्टर को जन्म दिया है तब से ही फातिमा के साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थी। दूसरी तरफ ईथन भी फातिमा की तरह डरा हुआ था, क्योंकि विक्टर ने ईथन को उसके भविष्य के बारे में बता दिया था। ट्वेथा देखती है कि ईथन उसकी फैमिली की तस्वीरें बना रहा है, क्योंकि उसको डर है कि बहुत जल्दी वो सभी लोग मारे जाएंगे और फिर ईथन अकेला ही इस टाउन में रह जाएगा, बिल्कुल विक्टर की तरह। ट्वेथा ईथन को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ईथन को विक्टर से मिलकर इस बारे में और जानना था। दूसरी तरफ बॉयड फातिमा को शांत करने के बाद जेड के पास पहुंच जाता है। अब तक जेड ने टनल्स का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था, लेकिन बॉयड को वो स्ट्रक्चर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि किसी भी जगह का नक्शा इस तरह से नहीं बनाया जाता। फिर जेड बॉयड को समझाता है कि मैंने बहुत सोच समझकर स्ट्रक्चर तैयार किया है, क्योंकि टनल्स अंदर से हूबहू ऐसे ही है। इस नक्शे में एक चैम्बर पॉइंट भी था, जहां से वो लोग एंट्री और एग्जिट करेंगे, लेकिन बॉयड जेड से पूछता है कि यहाँ एक और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मॉन्स्टर ने एक चैम्बर बंद कर दिया तो हम लोग दूसरे रास्ते से भाग सकते हैं। बॉयड की बात सुनकर जेड गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब वो दूसरा चैम्बर कहां से लाएगा। लेकिन तभी बॉयड उसको कहता है कि ये सोचना तुम्हारा काम है, और इतना कहकर बॉयड वहां से चला जाता है। तभी डैनी बॉयड को रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि हमें जेड की बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि वो टनल्स और उन अनछुए बच्चों की हड्डियां यहाँ से निकलने का एक लौता रास्ता है। लेकिन बॉयड डैनी से साफ साफ कह देता है कि मैं सिर्फ एक ही उम्मीद पर किसी की भी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तभी अचानक बॉयड को गोली चलने की आवाज आती है। फिर डैनी बॉयड से पूछता है क्या हो गया? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। लेकिन बॉयड को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको वो आवाज क्यों सुनाई दी। अगले सीन में हम हेनरी को देखते हैं, जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर हेनरी अपने मन को शांत रखने के लिए डाइनर में आ जाते हैं और बक्ता से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। बक्ता को इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं था, इसलिए हेनरी उसके साथ काम करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ टाउन के बाकी लोग रोजर की लाश को जला रहे थे ताकि ये हादसा दोबारा ना हो। तभी सोफिया देखती है कि ट्वेथा और ईथन विक्टर के घर पर जा रहे हैं। ईथन जानना चाहता था कि जब ट्वेथा और जूली मर जाएंगी तो वो इस टाउन में अकेले कैसे रहेगा। फिर ट्वेथा ईथन को मना करती है कि ऐसी बकवास बातें मत करो, लेकिन ईथन विक्टर से कहता है कि मुझे सिखाओ, जब तुम अकेले इस जगह पर बचे थे तो तुमने यहाँ पर रहना कैसे सीखा। फिर विक्टर ईथन को एक खास जगह पर लेकर जाता है, जहाँ से विक्टर ने अपनी अकेली जिंदगी की शुरुआत की थी। इधर क्रिस्टी फातिमा का स्टमक डायग्नोसिस कर रही थी, ये देखने के लिए कि उसके पेट में कोई गड़बड़ ना हो। और अच्छी बात यह है कि फातिमा के पेट में सब कुछ ठीक ठाक है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन कल रात उसे क्या हो गया था, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। अब फातिमा को डर लग रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं और फातिमा को लग रहा है कि शायद वो भी मॉन्स्टर की तरह ही बनती जा रही है। लेकिन एलिस उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मैरियल सभी को सुझाव देती है कि हम फातिमा के जरिए उन मॉन्स्टर्स को हटा सकते हैं, क्योंकि फातिमा ने अपनी शक्तियों का यूज करके डैनी को बचाया था। लेकिन एलिस तो मैरियल की बात सुनकर भड़क जाता है, क्योंकि वो एक बकवास से आइडिया के लिए फातिमा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। फिर क्रिस्टी मैरियल और एलिस को शांत करवाती है, जिसके बाद बॉयड बाहर आकर क्रिस्टी से बात करता है। बॉयड उसको कहता है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था, मुझे अभी भी वो अजीब सीन दिखाई देते हैं, और वो भी पहले से ज्यादा। दरअसल एबी की यादें इस टाउन का डर बनकर बॉयड को सता रही हैं। फिर बॉयड क्रिस्टी को बताता है कि जब मैं एबी की कब्र के पास खड़ा था, तभी जमीन के नीचे से एक हाथ निकलकर मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था, और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो हादसा बहुत ही खौफनाक था और मुझे केवल चीजें ही दिखाई नहीं दे रही, बल्कि मैं उनको सुन पा रहा हूँ और महसूस भी कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ जेड का दिमाग अब खराब हो रहा था, क्योंकि बॉयड उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा था। जेड डैनी से कहता है कि तुम बॉयड को समझाओ, क्योंकि बॉयड तुम्हारी हर बात मानता है,
लेकिन डैनी ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि बॉयड अपनी जगह सही है। फिर डैनी जेड से कहता है कि अगर तुम्हें टनल्स में जाने का इतना ही शौक है तो तुम अकेले चले जाओ। फिर ये कहकर डैनी वहां से चला जाता है। अब जेड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गुस्से में सारा स्ट्रक्चर तोड़ फोड़ देता है क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया चुपचाप से स्टोरेज रूम में घुस जाती है क्योंकि बॉयड ने वो येलो सूट स्टोरेज रूम के अंदर ही रखवाया था ताकि कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। लेकिन सोफिया वहां पर जाकर येलो सूट चुरा लेती है। फिर सोफिया वापस से सारा के पास आ जाती है। सारा पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। सोफिया बताती है कि बॉयड और डैनी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गए थे, इसलिए मैं कॉलोनी हाउस में छुपी हुई थी। अब सारा सोफिया के हाथ में बैग देखती है, लेकिन सोफिया उस बैग के बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद सारा वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर ईथन को उस जगह पर ले जाता है जहां उसने रहना और खाना पीना सीखा था। फिर विक्टर उसको बताता है कि उस सफेद लड़के ने मुझे कहा था कि यहाँ जीने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी है। पहली चीज है खाना। इस समय ट्वेथा बार बार ईथन को समझा रही थी कि तुम ये सब बकवास बातें मत सुनो, लेकिन ईथन तो उसकी ही बात नहीं सुनता। फिर विक्टर बाहर से 2 डॉल्स लेकर आता है और ईथन को कहता है जब तुम अकेले हो जाओगे तो यही तुम्हारे लिए ट्वेथा और जूली हैं। अब ये बात ट्वेथा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, जिसके बाद वो विक्टर से कहती है कि ये सब बकवास बंद करो। फिर वो ईथन से वादा करती है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और ईथन उसकी बात मान भी जाता है। दूसरी तरफ हैरी जब बक्ता के साथ काम कर रहे थे तभी अचानक से बक्ता के हाथ से बर्तन नीचे गिर जाता है और बर्तन की वजह से तेज आवाज होते ही हेनरी की आंख सीधा वेंटिलेटर पर खुलती है। दरअसल हेनरी को अब भ्रम होने लगे थे। उनको लग रहा था कि ये बर्तन उनके पोते सेबेस्टियन के हाथ से नीचे गिरा है और विक्टर भी इस समय उनकी देख रेख कर रहा है। फिर हेनरी विक्टर से पूछता है कि ये लड़का कौन है। विक्टर कहता है ये मेरा बेटा और आपका पोता सेबेस्टियन है। फिर वो हेनरी को ये भी बताता है कि आपकी बेटी एलोइस अभी भी जिंदा है। विक्टर की बात सुनकर हेनरी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनको ख्याल आता है कि ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ उस टाउन का मायाजाल है जिसमें वो फंस रहे हैं। और अगले ही पल हेनरी वास्तविक दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब कुछ देर के लिए हेनरी कौन सी दुनिया में पहुंच गए ये कोई नहीं जानता, लेकिन जरूर इसके पीछे भी कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। तभी बक्ता हेनरी से पूछती है कि आपको क्या हो गया, लेकिन हेनरी तो कुछ सोचते सोचते वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ फातिमा और एलिस मारियल की बात पर विचार कर रहे थे क्योंकि फातिमा को लगता है कि शायद मारियल सही बोल रही है। अगर फातिमा ने एक बार उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया तो ये दोबारा भी किया जा सकता है और हो सकता है कि उसकी हेल्प से सभी लोग यहाँ से बाहर निकल पाएं। एलिस फातिमा को समझाता है कि ये पागलपन है और वो कभी भी फातिमा की जान को खतरे में नहीं डालेगा, लेकिन फातिमा को एक बार फिर इस आइडिया पर काम करके देखना था, जिसके बाद एलिस और फातिमा अपने क्लिनिक चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टी मारियल को मना कर रही थी कि अब दोबारा फातिमा से ऐसी बातें मत करना क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई है और अब एक मॉन्स्टर पर कंट्रोल करना उसको और भी ज्यादा डरा देगा। मारियल क्रिस्टी को समझाती है कि ये टाउन हर बार हमें डराने की कोशिश करता है और हम किसी नए आइडिया पर काम ही नहीं कर पाते, लेकिन इस बार कोई तो है जो उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्रिस्टी मारियल से साफ साफ कह देती है कि फातिमा मेरी पेशेंट है, इसलिए तुम दोबारा से उसके सामने ऐसी बातें मत करना। और इतना कहकर क्रिस्टी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम जेड को देखते हैं जो अभी भी दूसरे रास्ते के बारे में ही सोच रहा था। तभी जेड को याद आता है कि वो 7 अनछुए बच्चे जिस जगह पर लेटे हुए थे उसके ठीक ऊपर एक गड्ढा है, यानी बोटल ट्री। इसका मतलब अगर बोटल ट्री को उखाड़ दिया जाए तो वो जगह हमारा दूसरा एग्जिट पॉइंट बन सकती है। अब जेड तुरंत ये आइडिया बॉयड को बताने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ बॉयड जब स्टोरेज रूम में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने वो येलो सूट चुरा लिया था। इतने में जेड भी वहां पर आ जाता है और बॉयड से कहता है कि मुझे दूसरा रास्ता मिल गया है। बॉयड को लग रहा था कि शायद जेड ने ही येलो सूट निकाला होगा, लेकिन जेड हैरान होकर बॉयड से पूछता है कौन सा येलो सूट? मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जेड बॉयड को अपनी बात बताता है कि मैंने टनल से निकलने का दूसरा रास्ता खोज लिया है। फिर वो बॉयड को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसको सीधा बोटल ट्री के पास ले जाता है। वहां जेड बॉयड को बताता है कि हड्डियां ठीक इस पेड़ के नीचे पड़ी हैं। दरअसल जेड का प्लान ये था कि 5-6 लोग उन टनल्स के नीचे जाकर हड्डियां बाहर निकालेंगे और तब तक बाकी के लोग इस बोटल ट्री को उखाड़ देंगे।
ताकि अंदर फंसे लोग आसानी से बाहर निकल सके। डैनी को ये प्लान सही लगता है, लेकिन तभी बॉयड जेड से कहता है कि अगर हम बोर्डल ट्री नहीं उखाड़ पाए तो अंदर फंसे लोग मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएंगे। अब बॉयड ने अपनी इस बात से जेड का पूरा प्लान खराब कर दिया था। फिर बॉयड उसको समझाता है कि पहले जाकर प्लान बी सोचो, ताकि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो भी हम उसके जरिए लोगों को बाहर निकाल सके। बॉयड की बात सुनकर जेड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जेड बॉयड को सब कुछ थाली में परोस कर दे रहा है, लेकिन फिर भी बॉयड उसको अपनाना नहीं चाहता। तभी जब बॉयड वहां से जाने लगता है तो कुछ दूर जाकर वो देखता है कि डैनी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर बॉयड डैनी पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ एक उम्मीद पर कई लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन तभी अचानक से कोई डैनी को शूट कर देता है और ये सीन देखकर बॉयड के होश उड़ जाते हैं। फिर बॉयड डैनी के पास आकर उसको संभालता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहां पर ट्वेथा, जेड और डोना सभी मरे पड़े थे और इन सबको मारा है एक लेडी ने, और वो है बॉयड की वाइफ एबी। फिर बॉयड एबी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से एबी के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगता है और बॉयड का भ्रम टूट जाता है। इस समय बॉयड का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज से पहले उसको ऐसा खौफनाक सीन कभी भी दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ ट्वेथा ईथन को समझा रही थी कि तुम पहले की परिस्थितियों से आज की परिस्थितियां मत जोड़ो, क्योंकि मिरांडा जब यहाँ पर आई थी तब वो इस जगह से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन मैं यहाँ के बारे में सब कुछ जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं और जेड कई बार इस जगह पर जन्म ले चुके हैं। ट्वेथा विक्टर से वादा करती है कि मैं तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकालूंगी, क्योंकि अगर मिरांडा होती तो वो भी ऐसा ही करती। फिर विक्टर, ईथन और ट्वेथा वहां से चले जाते हैं। तभी ईथन ट्वेथा से कहता है कि मैं डोना से मिलने के लिए कॉलोनी हाउस जा रहा हूँ, जिसके बाद ट्वेथा वापस घर आ जाती है। घर के अंदर कदम रखते ही ट्वेथा को फोन की घंटी सुनाई देती है और ये वही फोन है जिसके अंदर से ट्वेथा का मरा हुआ बेटा थॉमस बात किया करता था, और इस बार भी फोन पर थॉमस ही बोल रहा था। ट्वेथा समझ जाती है कि ये सब इस जगह का मायाजाल है। फिर वो थॉमस से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। थॉमस कहता है तुरंत आरवी के पास आओ, वरना जूली और ईथन मारे जाएंगे। अब ट्वेथा घबराकर आरवी के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी एक बार फिर से उस सुनहरी दुनिया में जाना चाहता था, जहां उसका बेटा और पोता है। हेनरी दिमाग पर जोर देकर जैसे तैसे उस दुनिया में पहुंच ही जाता है। वहां सेबेस्टियन हेनरी का फेवरेट गाना बजा रहा था और वहां पर सभी लोग बहुत ही खुश थे। फिर डॉक्टर हेनरी से कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग को संतुलित रखना होगा और इस भ्रम को तोड़ना ही होगा। डॉक्टर के हिसाब से हेनरी की सोच यानी कि ये टाउन एक मायाजाल है, लेकिन वास्तव में हेनरी की ये सोच एक भ्रम थी, जहां उसका बेटा और पोता है। तभी हेनरी का भ्रम टूट जाता है। फिर हेनरी रोते हुए अपनी वाइफ मिरांडा से कहता है कि मुझे उस दुनिया में वापस जाना है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस्टी और मारियल फातिमा का चेकअप कर रही थी। तभी फातिमा मारियल से कहती है कि मैंने तुम्हारी बात पर बहुत सोचा कि अगर सच में उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है तो मुझे एक बार ये ट्राई जरूर करना चाहिए। मारियल फातिमा की बात सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी क्रिस्टी उसको बाहर बुला लेती है और कहती है कि फातिमा की सोच को बढ़ावा मत दो। दरअसल क्रिस्टी 2 बार फातिमा का चेकअप कर चुकी है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट एबनॉर्मल आ रहे हैं और मेडिकल साइंस के हिसाब से फातिमा को अभी तक जिंदा भी नहीं होना चाहिए था। क्रिस्टी की बात सुनकर मैरियल के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ बॉयड जब वापस आता है तो फादर बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। बॉयड फादर से साफ कह देता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन फादर बॉयड को समझाते हैं कि तुम एक बार फिर से सच्चाई को अपनाने से इनकार कर रहे हो। पिछली बार भी तुमने यही सब किया था जब एबी मारी गई थी, और इस बार भी तुम जेड की बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फादर बॉयड से कहते हैं कि प्लान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ लोगों को कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं ट्वेथा आरवी के पास आ जाती है, जहां हर जगह ईथन की बनाई हुई ड्राइंग्स लगी हुई थी। दरअसल ये सभी ड्राइंग्स सोफिया ने चुराई थी और उसी ने इनको यहाँ पर रखा है। तभी येलो मैन ट्वेथा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ट्वेथा घबराकर येलो मैन से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। येलो मैन कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। तुम और जेड यहाँ कई सदियों से जन्म ले रहे हो, लेकिन इस बार तुम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो मैं नहीं चाहता। फिर येलो मैन ट्वेथा का गला पकड़कर उसको कहता है कि अगर तुम लोगों ने उन अनछुए बच्चों को आजाद करने के बारे में सोचा और उनकी हड्डियां निकाली तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। और ये धमकी देकर वो वहां से चला जाता है और इसी के साथ 8वें एपिसोड का एंड हो जाता है।
9th एपिसोड में हम देखते हैं ट्वेथा बॉयड के पास जाकर उसे बताती है कि मुझे वो येलो मैन मिला था और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने उन अनखुई बच्चों की हड्डियां निकालने की कोशिश की तो वो सभी को मार डालेगा। और उसके अलावा ट्वेथा ये भी बताती है कि वो येलो मैन मेरे घर पर आया था और ईथन की सारी पेंटिंग्स भी चुरा कर ले गया। ट्वेथा की बात सुनकर बॉयड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि येलो मैन एक बार फिर से लौट आया है। इतने में वहां पर जेड आ जाता है और बॉयड से कहता है कि मुझे रास्ता मिल गया है और हमारा प्लान भी ये है कि मैं खुद टनल के अंदर जाकर उन अनखुई बच्चों की हड्डियां निकालूंगा। इस बार बॉयड भी जेड का साथ देता है क्योंकि उन अनखुई बच्चों की हड्डियां निकालना बहुत ही जरूरी है वरना सभी लोग मारे जाएंगे। अगले सीन में हम येलो मैन को देखते हैं जो जंगल में जाकर वापिस से सोफिया बन जाता है। येलो मैन को पता था कि ट्वेथा और जेड इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और इसीलिए वो एक नया प्लान बनाता है। सोफिया देखती है कि क्लारा और अलिद झंडे की रस्सी निकाल रहे हैं, जिसके बाद वो क्लारा के पास जाकर उससे पूछती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर जवाब में क्लारा कहती है कि ये बॉयड का ऑर्डर है क्योंकि अनखुई बच्चों की हड्डियां बाहर निकालने के लिए उन्हें एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हम लोग उनको बांधने के लिए रस्सियां ले जा रहे हैं। अब सोफिया का शक यकीन में बदल जाता है कि वो लोग अनखुई बच्चों की हड्डियां निकाल कर ही रहेंगे, इसलिए वो बहाना बनाकर क्लेयर को अपने साथ ले जाती है। क्लेयर सोफिया से पूछती है कि तुम वही लड़की हो ना जो अपने पिता के साथ यहाँ पर आई थी। फिर जवाब में सोफिया कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर सोफिया अपनी आंखों का रंग बदलकर क्लेयर को अपना असली रूप दिखा देती है, जिसको देखकर क्लेयर के होश उड़ जाते हैं। अब क्लेयर सोफिया की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है या फिर यूं कहें कि उसके वश में हो जाती है, जिसके बाद सोफिया उसको अपने घर ले जाती है। सोफिया चुपचाप वहां से एक चाकू उठा लेती है और फिर क्लेयर को अपने कमरे में ले जाकर कहती है कि तुम मेरे पास बैठो। इस समय क्लेयर का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन सोफिया उसको मारती नहीं बल्कि क्लेयर के हाथ पर कट लगाकर उसको अपने अधीन कर लेती है। अब क्लेयर सोफिया की गुलाम बन गई थी, जिसके बाद सोफिया उसको एक जरूरी काम करने के लिए कहती है, लेकिन अब वो काम क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ क्रिस्टी बॉयड के पास जा रही थी, जिसके बाद वो फातिमा की सारी जिम्मेदारी मैरियल को देकर चली जाती है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। वहीं दूसरी तरफ बॉयड टनल्स के अंदर जाने से पहले डोना को सारा प्लान बता देता है। डोना को ये आइडिया बिल्कुल बकवास लगता है क्योंकि अगर सब कुछ टाइम पर नहीं हुआ तो टनल के अंदर मौजूद लोग मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएंगे। फिर डोना बॉयड से कहती है कि अगर एक बार के लिए मान भी लें कि उन अनखुई बच्चों की हड्डियां मिल गई तो उन हड्डियों की हेल्प से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन बॉयड को तो खुद भी डोना के सवाल का सही जवाब नहीं पता था। उसको तो बस इतना ही पता था कि ये हड्डियों को बाहर निकालने का बस आखिरी रास्ता है, क्योंकि अगर वो लोग वहां से भाग नहीं पाए तो येलो मैन उनको मार डालेगा। बॉयड की बात सुनकर डोना कुछ नहीं कहती। तभी क्रिस्टी वहां पर आती है और बॉयड से अकेले में बात करती है। क्रिस्टी बॉयड को बताती है कि फातिमा का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट दोनों ही एबनॉर्मल है। अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो फातिमा को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक जिंदा है और एकदम फिट है। इसका मतलब उसमें कुछ तो गलत है। अगले सीन में हम हेनरी को देखते हैं जो पेटी से बात कर रहा था। तभी अचानक से हेनरी एक बार फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां विक्टर उनके सामने था और वो दोनों आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। फिर विक्टर हेनरी से पूछता है कि शेरिफ बॉयड का क्या हुआ। अब विक्टर का सवाल सुनकर हेनरी हैरान रह जाते हैं और फिर वो विक्टर से पूछते हैं कि तुम्हें बॉयड के बारे में कैसे पता चला। फिर जवाब में विक्टर कहता है कि आप अक्सर ही नींद में बॉयड, ईथन, ट्वेथा, जेड नाम पुकारते रहते हैं। फिर विक्टर हेनरी को समझाता है कि आपको थोड़ा शांत होना होगा और डॉक्टर की भी आपके लिए यही सलाह है कि आप अपने भ्रम को तोड़कर वास्तविक दुनिया में जियो। हेनरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तविक दुनिया कौन सी है, वो दुनिया जहां पर मॉन्स्टर्स का साया हर वक्त उसके सिर पर मंडराता रहता है, या फिर ये वाली दुनिया जहां हेनरी अपने बेटे और पोते के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। तभी हेनरी का फिर से भ्रम टूट जाता है और वो फिर से मॉन्स्टर्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। विक्टर हेनरी को अजीब बर्ताव करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो हेनरी से पूछता है कि क्या हो गया, लेकिन हेनरी उसको कुछ भी नहीं बताते और वहां से चले जाते हैं। इधर क्रिस्टी बॉयड से बात कर रही थी। तभी बॉयड उसको कहता है कि तुम फातिमा के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, यहाँ तक कि एलिस को भी नहीं बताओगी, क्योंकि फिलहाल वो लोग टनल्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर फातिमा के बारे में सुनकर सभी लोग डर गए तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन अब क्रिस्टी भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन बॉयड उसे साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि क्रिस्टी का क्लिनिक में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी बॉयड क्रिस्टी से कहता है कि अगर टनल के अंदर कोई भी घायल हुआ तो तुम्हें तुरंत उसका इलाज करना होगा, इसलिए तुम्हारा क्लिनिक में रहना जरूरी है।
फिर क्रिस्टी बॉयड की बात मान लेती है। दूसरी तरफ ट्वेथा जूली और ईथन को बताती है कि मैं येलो मैन से मिली थी और उसने ही जिम को मारा है। ट्वेथा की बात सुनकर जूली और ईथन हैरान रह जाते हैं। फिर जूली ट्वेथा को बताती है कि मैंने भी येलो मैन को देखा था और वो उन सभी को मार कर खा रहा था। फिर जूली ट्वेथा से कहती है कि ये जगह सच नहीं है, यहाँ सब कुछ झूठ है और हम लोग इस झूठ पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन ट्वेथा को जूली की एक भी बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद जूली ट्वेथा को समझाने के लिए वो पत्थर लेकर आती है, जिसको देखकर मॉन्स्टर्स नजदीक नहीं आते। जूली ट्वेथा से पूछती है कि ये पत्थर किसने बनाया और मॉन्स्टर्स इसके करीब क्यों नहीं आते। जवाब में ट्वेथा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तभी जूली उसको कहती है कि अगर आप और जेड इस जगह पर कई बार जन्म ले चुके हो तो आपको पता होना चाहिए था। सच्चाई ये है कि ट्वेथा इस पत्थर के बारे में इसलिए नहीं जानती थी क्योंकि ये सब कुछ एक माया जाल है और यहाँ मौजूद सब लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ क्लेयर सोफिया के कहने पर फातिमा को जूस देने के लिए जाती है, लेकिन वहां जाने से पहले क्लेयर उस जूस में अपने खून की कुछ बूंदें मिला देती है ताकि वो जहरीला हो जाए। फिर क्लेयर फातिमा के पास जाकर उसको वो जूस दे देती है। फातिमा क्लेयर को थैंक यू बोलकर उस जूस को साइड में रख देती है, लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि ये जूस फ्रेश है, इसलिए आपको अभी पी लेना चाहिए। अब फातिमा क्लेयर की बात सुनकर वो जूस पी लेती है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जूस पीने के बाद फातिमा के साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ विक्टर एक जगह पर आकर अपनी स्वर्गवासी माँ से बात करता है और कहता है कि मैं इस जगह पर फंस गया हूँ और हेनरी भी आजकल ठीक नहीं रहते। विक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि ट्वेथा कहती है कि हम लोग एक दिन यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन असल में ये सब झूठ है। जिस समय विक्टर ये सब कुछ सोच रहा था तभी उसको वो सफेद कपड़ों वाला लड़का दिखाई देता है। वो लड़का विक्टर से कहता है कि बोटल ट्री को बचाओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इतना कहकर वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। अब विक्टर बॉयड को रोकने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उस बच्चे की बात कभी भी गलत नहीं होती। इस समय बॉयड चर्च में अपने आप से ही बातें कर रहा था, जहां वो अपनी स्वर्गवासी बीवी से कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ एलिस के लिए और फातिमा के लिए, क्योंकि मैं उनको मरने नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है, जिसको बॉयड ने ही मिलने के लिए बुलाया था। सारा बॉयड से पूछती है क्या काम है। जवाब में बॉयड उसको बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि हम लोग टनल्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगले सीन में हम ट्वेथा को देखते हैं जो ईथन से बातें कर रही थी। ईथन ट्वेथा से पूछता है कि क्या वो सब कुछ सच था जो डैड ने मुझसे कहा। फिर ट्वेथा उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जवाब में ईथन कहता है कि लेक ऑफ टीयर्स के बारे में, क्योंकि जिम ने खुद मुझे लेक ऑफ टीयर्स के बारे में बताया था। लेकिन येलो मैन की कहानी सुनने के बाद मुझे तो सब कुछ झूठ लग रहा है। अब ट्वेथा ईथन की बात का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि उसको खुद भी सच्चाई का अंदाजा नहीं है। तभी वो अनखुई बच्चे ट्वेथा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके इशारा करते हैं जैसे वो ट्वेथा से कुछ कहना चाहते हो। ट्वेथा पहले तो उनका इशारा समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही उसको एहसास होता है वो सीधा बॉयड के पास चली जाती है। इस समय बॉयड डैनी और जेड के साथ बातें कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर विक्टर भी आ जाता है और बॉयड से कहता है कि बोटल ट्री को मत उखाड़ो क्योंकि वो पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर विक्टर बॉयड को बताता है कि उस सफेद कपड़े वाले बच्चे ने मुझे खुद कहा है कि उस बोटल ट्री का रहना बहुत जरूरी है, लेकिन बॉयड विक्टर की बात नहीं मानता। जिसके बाद विक्टर गुस्से में बोटल ट्री को बचाने के लिए निकल पड़ता है। बॉयड विक्टर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो बॉयड उसको हथकड़ी पहना देता है। जिसके बाद डैनी विक्टर को वहां से ले जाता है। तभी ट्वेथा वहां पर आ जाती है। फिर बॉयड ट्वेथा से कहता है कि मैं तो बस हालातों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो टनल्स यहाँ से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है। लेकिन तभी ट्वेथा बॉयड से कहती है कि हालातों को तुम नहीं मैं बदलूंगी। असल में अनखुई बच्चे ट्वेथा की तरफ इशारा कर रहे थे क्योंकि टनल में सिर्फ जेड और ट्वेथा जाएंगे। बॉयड ट्वेथा की बात सुनकर उसको साफ इनकार कर देता है क्योंकि अगर ट्वेथा को कुछ हो गया तो वो जूली और ईथन को क्या जवाब देगा। फिर ट्वेथा बॉयड से कहती है कि मैं उनके लिए ही टनल्स में जा रही हूँ, जिसके बाद बॉयड मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि रात के वक्त जब सोफिया डाइनर में बैठी थी तो बाहर मॉन्स्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर मिरान सभी को कहती है कि उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक मॉन्स्टर डाइनर के अंदर ही बैठा है जिसका नाम है येलो मैन। दूसरी तरफ फातिमा जब सो रही थी तो उसके पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। फातिमा देखती है कि उसके बाल झड़ने लगे हैं और उसके पेट में कुछ अजीब से निशान भी हैं, जैसे उसके पेट में कुछ हुआ हो। फातिमा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती
जाती है और दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ डैनी विक्टर को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद बॉयड डैनी से बात करता है। बॉयड डैनी से कहता है कि तुम हमारे साथ टनल में नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारा वहां पर रहना जरूरी है। डैनी बॉयड की बात नहीं मानता क्योंकि उसको भी इस मिशन में शामिल होना था, लेकिन तभी बॉयड उसको कहता है कि मिशन में तुम्हारा रोल यही है कि तुम वहीं पर रुको, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद किसी को तो इस गांव के लोगों को संभालना होगा। अब ये बात सुनकर डैनी बॉयड की बात मान लेता है, जिसके बाद अगली सुबह ट्वेथा और जेड टनल्स में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्वेथा इथन से वादा करती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। फिर ट्वेथा और जेड टनल्स के अंदर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक तरफ तो ट्वेथा और जेड मौत के मुंह में हाथ डालने जा रहे थे और दूसरी तरफ बॉयड, रैंडल, सारा, मिरान और बाकी के लोग बोटल ट्री को उखाड़ने की तैयारी करते हैं। अगले सीन में हम एल्गिन को देखते हैं। अब उसे भी कुछ ऐसा मिल गया था जिसको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल एल्गिन के पास एक कैमरा था। फिर जब वो उस कैमरा में खींची हुई कुछ पुरानी फोटोज देखता है तो एक फोटो में उसको सोफिया दिख जाती है और वो भी बिल्कुल वैसी ही जैसी वो आज है, जिसका मतलब उसकी उम्र बड़ी ही नहीं। फिर एलिस अपने इस शक को दूर करने के लिए सोफिया के पास जाता है। सोफिया वो फोटो देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो क्लेयर से कहती है जरा 2 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दो। अब एल्गिन का मन बहुत घबराने लगता है, लेकिन तभी सोफिया उसका हाथ पकड़ लेती है। अब सोफिया उसके साथ क्या करेगी ये हमें आगे पता चलेगा। अब एक बात तो साफ थी कि एल्गिन ने ये फोटो सोफिया को दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी एपिसोड के लास्ट सीन में हम ट्वेथा और जेड को देखते हैं जो उन टनल्स के अंदर पहुंच गए थे। जेड पहले ही एग्जिट बंद कर देता है ताकि मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके, जिसके बाद वो और ट्वेथा उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अब हैरानी की बात तो ये थी कि एक बड़े से पत्थर के नीचे उनको वो सारी हड्डियां मिल जाती हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स आवाज सुनकर जाग जाते हैं और ट्वेथा और जेड को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो मॉन्स्टर्स इन दोनों के साथ क्या करेंगे, क्योंकि इस बार मॉन्स्टर्स उनके इलाके में नहीं बल्कि वो दोनों मॉन्स्टर्स के इलाके में खड़े हैं। और आपको तो पता ही है ये दरिंदे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं ट्वेथा और जेड उन हड्डियों को एक बैग में भरने लगते हैं क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना होगा। फिर ट्वेथा जेड से कहती है कि हमें बॉयड को सिग्नल दे देना चाहिए ताकि वो बोटल ट्री उखाड़ने का काम शुरू कर दे, लेकिन जेड उसे मना कर देता है क्योंकि ये सही वक्त नहीं था। फिर ट्वेथा जेड से पूछती है कि तुम मना क्यों कर रहे हो। जेड कहता है कि हमें हड्डियां इकट्ठा करते ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर्स कभी भी अंदर आ सकते हैं। दरअसल जेड ने ट्वेथा से झूठ कहा था कि वो हड्डियां मॉन्स्टर्स को रोकती है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जेड ट्वेथा को बताता है कि ये हड्डियां हमें उस टाउन से बाहर निकालेंगी, लेकिन ये मॉन्स्टर्स को रोकने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। फिर वो दोनों जल्दी से उन हड्डियों को एक बैग में भर लेते हैं, जिसके बाद जेड रेडियो सिग्नल की हेल्प से बॉयड के पास मैसेज भेजता है। तभी बॉयड और बाकी के लोग बोटल ट्री को उखाड़ने के काम में लग जाते हैं, लेकिन इतने में मॉन्स्टर्स चैम्बर के अंदर आ जाते हैं, जिनको देखकर ट्वेथा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब ये दोनों मौत के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन तभी बोटल ट्री जमीन से अलग हो जाता है और उस चैम्बर में रोशनी आने लगती है। दिन के उजाले की वजह से मॉन्स्टर्स उन दोनों के करीब नहीं आते, जिसके बाद जे ट्वेथा से कहता है कि पहले तुम ऊपर जाओ। फिर ट्वेथा सीढ़ी की हेल्प से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी एक रस्सी टूट जाती है और ट्वेथा वापस से जमीन पर गिर जाती है। अब इन दोनों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि ये टाउन उनकी सोच से बिल्कुल परे है, क्योंकि बोटल ट्री के उखड़ते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है और दिन की रोशनी गायब हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर्स अपने असली रूप में आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज भूकंप आ जाता है और पत्थरों के गिरने की वजह से रास्ता भी बंद हो जाता है। फिर जे ट्वेथा को भागने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग टनल के दूसरी तरफ भाग जाते हैं। अब अचानक से रात हो जाने की वजह से जंगल से मॉन्स्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद बॉयड सभी को गाड़ी के अंदर चलने के लिए कहता है। बॉयड टनल के अंदर जाकर जेड और ट्वेथा को बचाना चाहता था, लेकिन एलिस उसको समझाता है कि आप वहां मत जाओ। फिर वो सभी लोग गाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। अब बॉयड को यकीन हो जाता है कि उन्होंने जेड और ट्वेथा को खो दिया है, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच किसी का भी जिंदा रह पाना मुश्किल है। लेकिन बॉयड को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जेड और ट्वेथा अभी भी जिंदा हैं। तभी पैटी डर के मारे रोने लगती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स लगातार उसका पीछा कर रहे थे। बॉयड पैटी को हिम्मत देता है और समझाता है कि ये रोने का वक्त नहीं है,
बल्कि बहादुरी दिखाने का वक्त है। दूसरी तरफ ट्वेथा और जेड उन मॉन्स्टर्स के बीच फंस गए थे क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही बंद था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि भूकंप की वजह से मॉन्स्टर्स इतनी जल्दी उनके करीब नहीं आ पाते, जिसके बाद जेड और ट्वेथा कुछ देर वहीं पर रुक जाते हैं और शांति से वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ पैटी डर के मारे बॉयड की बंदूक निकाल लेती है और अपने आप को शूट करने लगती है, लेकिन तभी बॉयड जल्दी से उसको रोक देता है, लेकिन गोली चल जाती है जो कि सीधा गाड़ी के शीशे पर जाकर लगती है। फिर बॉयड पैटी पर चिल्लाने लगता है कि पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो वरना हम सभी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ फातिमा को भी अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भरी दोपहर में अचानक से रात हो गई। फिर मरियल भी उसको बाहर नहीं जाने देती। तभी फातिमा बाहर आकर मरियल से पूछती है कि तुम लोग मुझसे छुपा क्या रहे हो, लेकिन मरियल उसको झूठ कह देती है कि हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। फिर फातिमा मरियल से कहती है कि तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि क्रिस्टी हर वक्त मुझे पजल खेलने के लिए कहती है और मुझे उलझाए रखती है, जबकि असल में बात कुछ और ही है। तभी अचानक से फातिमा की आंखों के सामने क्लिनिक बंकर आने लगता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर यानी कि फातिमा का बेटा इसी तरफ आ रहा था। फिर फातिमा मरियल से कहती है कि वो मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहा है, जिसके बाद मरियल ताबीज ढूंढने लगती है, क्योंकि दिन में वो लोग दरवाजे पर ताबीज नहीं लगाते, लेकिन मरियल दरवाजे पर ताबीज लगा पाती। इससे पहले ही वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है। अब मरियल हाथ में चाकू लेकर फातिमा को अपने पीछे कर लेती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर मरियल के हाथ से चाकू छीन लेता है और उसका पेट काट डालता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आकर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी फातिमा भी जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। अब वो मॉन्स्टर फातिमा के साथ कुछ भी नहीं करता और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। फिर फातिमा मरियल की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मरियल उसको कहती है कि तुम मुझसे दूर रहना। फिर फातिमा रोते हुए मरियल से पूछती है कि अब मैं क्या करूं। जवाब में मरियल उसको कहती है कि तुम जल्दी से क्रिस्टी को बुलाओ, क्योंकि मुझे अपने आखिरी समय में क्रिस्टी से मिलना है। फिर कुछ ही समय में क्रिस्टी और बाकी के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। क्रिस्टी जब क्लिनिक आ रही थी तो वो देखती है कि एक मॉन्स्टर क्लिनिक से बाहर जा रहा था, जिसको देखकर क्रिस्टी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन जब वो क्लिनिक के अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मरियल दर्द से तड़प रही थी। फिर क्रिस्टी मरियल को गोद में उठा लेती है और पूछती है कि ये सब कैसे हो गया। फिर मरियल क्रिस्टी को आई लव यू बोलती है और कहती है कि जल्दी से मुझे किस करो। और जैसे ही क्रिस्टी उसको किस करती है, मरियल की सांसें बंद हो जाती है और फिर क्रिस्टी फूट फूट कर रोने लगती है। अगले सीन में हम सोफिया को देखते हैं, जो एल्गिन से बात कर रही थी। एल्गिन के माथे से पसीना आ रहा था, क्योंकि सोफिया कभी भी उसको मार सकती है। लेकिन सोफिया पहले एल्गिन को एक मौका देती है और कहती है कि अगर मेरी बात मानोगे तो घर पर जल्दी पहुंच जाओगे। अब एल्गिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी सोफिया उसको अंदर ले जाती है और कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो। एल्गिन का दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सोफिया का हाथ पकड़ता है तो सोफिया उसके हाथों को जोर से दबा देती है और एल्गिन वहीं पर मर जाता है। इस समय एल्गिन की नाक, आंख और मुंह से खून निकल रहा था। इसका मतलब उसके शरीर की सारी नसें फट गई और एल्गिन को खुद भी पता था कि उसका मरना तय है, क्योंकि उसको सोफिया की सच्चाई का पता चल गया था। अब सोफिया दिमाग लगाकर टाउन के सभी घरों में, डाइनर में और बाकी जगहों पर जाती है और वहां के ताबीज निकाल देती है। क्लारा भी इस काम में उसकी हेल्प करती है, क्योंकि इस वक्त टाउन में कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ हेनरी फिर से दिन की रोशनी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हर जगह अंधेरा हो गया था। तभी डोना हेनरी के पास आती है और समझाती है कि यहाँ ये सब होता ही रहता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी हेनरी को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बंदूक की गोलियां थी। फिर हेनरी डोना से पूछते हैं कि विक्टर के पास ये गोलियां कहां से आई। जवाब में डोना कहती है कि विक्टर पहले टिफिन बॉक्स के अंदर एक बंदूक लेकर घूमता था और फिर बॉयड ने वो बंदूक जब्त कर ली। तभी हेनरी पूछते हैं कि इस वक्त वो बंदूक कहां मिलेगी। फिर डोना कहती है कि शेरिफ के ऑफिस में। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड जब घर वापस आ रहा था तो कोई भी उसको कुछ नहीं बता रहा था। बॉयड देखता है कि फातिमा रो रही है और एलिस उसके पास में बैठा है। फिर बॉयड एलिस से पूछता है कि क्या हो गया। एलिस उसको मरियल के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर बॉयड क्रिस्टी को देखने चला जाता है, क्योंकि रो रो कर उसने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। फिर बॉयड क्रिस्टी को अपने गले से लगा लेता है और हिम्मत देते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से उस बोटल ट्री वाले गड्ढे से लाल रंग की बिजली निकलती है और वो बिजली आसमान में जाकर भयानक तूफान का रूप ले लेती है। अब हर तरफ बादल बन जाते हैं और आज से पहले इस टाउन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब चमकती हुई लाल
लाल बिजली देखकर बॉयड और डोना के होश उड़ जाते हैं। इतने में दूसरी गाड़ी भी वहां पर आ जाती है जिसके अंदर पैटी, बक्ता और बाकी के लोग थे। लेकिन ईथन देखता है कि उस गाड़ी में उसकी माँ ट्वेथा नहीं है, इसलिए वो रोने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि ट्वेथा अब कभी भी वापस नहीं आएगी। फिर जूली और डोना दोनों मिलकर ईथन को समझाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से घर की खिड़कियां अपने आप ही खुलने और बंद होने लगती है और बर्तन भी अपने आप ही गिरने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। अब ईथन तो जोर जोर से रोने लगता है और जूली से कहता है कि अब यहाँ सभी लोग मरने वाले हैं, बस मैं ही इस टाउन में अकेला बचूंगा, बिल्कुल विक्टर की तरह। लेकिन जवाब में जूली उसको कहती है कि कोई नहीं मरेगा। फिर इतना कहकर जूली ईथन को गले से लगा लेती है और उसकी खुद की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ हेनरी शेरिफ के ऑफिस में जाकर विक्टर की गन चुरा लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी डैनी उनको देख लेता है और पूछता है कि क्या आपको कुछ चाहिए, लेकिन हेनरी उनको झूठ बोल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो चुपचाप बंदूक वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में हम मिरान को देखते हैं जो बॉयड से ट्वेथा और जेड के बारे में पूछ रही थी, लेकिन जवाब में बॉयड उसको कहता है कि हमने उनको खो दिया। फिर मिरान बॉयड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत बोलो क्योंकि जेड और ट्वेथा हड्डियां लेने के लिए गए थे और हो सकता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हों, लेकिन बॉयड ने तो उनके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर बॉयड मिरान से कहता है कि हमें विक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी क्योंकि बोटल ट्री उखाड़ने के बाद से ही ये सब हो रहा है और अगर हमें वो हड्डियां मिल भी गई तो भी हम नहीं जानते कि उनकी हेल्प से हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। अब डैनी और सारा को बॉयड की बात सही लगती है, लेकिन तभी अचानक से सिग्नल से कोई साउंड सुनाई देने लगता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ट्वेथा और जेड ही भेज रहे थे। लेकिन बॉयड को ट्वेथा की आवाज सुनाई नहीं देती, बस उसको इतना ही पता चलता है कि किसी ने रेडियो को एक्टिवेट किया है। फिर बॉयड, एलिस और बाकी लोग मिलकर मारियल की बॉडी एक कपड़े में लपेटते हैं और उसको बाहर लेकर आते हैं। अब बॉयड भी टनल्स में जाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसको ट्वेथा और जेड को बचाना था। तभी एलिस बॉयड से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन बॉयड उसको साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि अब वो किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। फातिमा भी साथ चलने की जिद करती है क्योंकि जब भी वो मॉन्स्टर्स नजदीक आते हैं फातिमा को पहले से ही पता चल जाता है, इसलिए बॉयड उसको अपने साथ ले लेता है। फिर बॉयड, फातिमा और एलिस टनल्स में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेड और ट्वेथा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक जाली जैसी चीज की वजह से वो बाहर ही नहीं निकल पाते। अगले सीन में हम हेनरी को देखते हैं जो कि बंदूक में गोलियां डाल रहे थे। तभी विक्टर वहां पर आ जाता है जिसको देखकर वो अपनी गन छुपा लेते हैं। फिर विक्टर हेनरी से पूछते हैं कि आजकल आप बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो और फिर वो इन सब का दोषी खुद को ही मानने लगता है क्योंकि उसी ने हेनरी को येलो मैन के बारे में बताया था, जिसके बाद से ये सब कुछ हो रहा है। हेनरी विक्टर से कहते हैं कि तुम सच्चाई नहीं जानते, ये टाउन, ये जंगल, ये सब कुछ झूठ है और असली दुनिया यहाँ से बाहर है जहाँ तुम एक पिता बन चुके हो और तुम्हारा एक प्यारा सा बेटा भी है। अब हेनरी विक्टर के ऊपर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से आजाद होकर तुम सीधा उसी दुनिया में पहुंच जाओगे। विक्टर हेनरी को मना भी करता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन हेनरी नहीं मानते। तभी ईथन वहां पर आ जाता है जिसके बाद हेनरी का ध्यान भटक जाता है और विक्टर उनसे वो गन छीन लेता है। अब तक सोफिया और क्लारा ने भी सारे तबीज वाले पत्थर निकाल दिए थे, जिसके बाद सोफिया उन पत्थरों को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ बॉयड, फातिमा और एलिस उन टनल्स में जाते हैं जहां पर हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर थे। जब फातिमा आगे बढ़ रही थी तभी अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और फिर वो बॉयड से कहती है कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर्स इसी तरफ आ रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर बॉयड और एलिस को वो जाली दिख जाती है जिसकी दूसरी तरफ जेड और ट्वेथा थे। फिर बॉयड उन लकड़ियों को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं टूटती तो बॉयड अपनी बंदूक से उन पर फायर करता है और जेड और ट्वेथा को वहां से बाहर निकाल लेता है। इतने में उनको मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद बॉयड देखता है कि कई सारे मॉन्स्टर्स उनकी ही तरफ आ रहे हैं। अब वो मॉन्स्टर्स उन सभी को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से फातिमा एलिस से कहती है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इनको तो मैं संभाल लूंगी। अब फातिमा खुद भी एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और उन मॉन्स्टर पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एलिस फातिमा को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बॉयड उसको जबरदस्ती बाहर ले जाता है क्योंकि यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा। तभी लास्ट सीन में हम सोफिया को देखते हैं जो व्हाइट बॉय के साथ मिलकर वो सारे ताबीज उस पेड़ में डाल देती है, जिसके अंदर जाने पर इंसान दूसरी जगह से बाहर निकलता है। इसका मतलब वो व्हाइट बॉय सोफिया उर्फ येलो मैन को जानता है।
और इसी के साथ 4th सीजन का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि फातिमा के मॉन्स्टर बनने के बाद क्या होगा। क्या फातिमा एलिस और बाकी के लोगों के लिए उन मॉन्स्टर से लड़ेगी या फिर वो भी उन मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर यहाँ पर रहने वाले लोगों पर हमला करेगी। अब ये सभी राज खुलेंगे नेक्स्ट सीजन में, जो कि जैसे ही आएगा मैं उसको लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको एक और कमाल की बात बताना चाहता हूँ। इस सीरीज में जो सारा है उसने हमारे एक पंजाबी सॉन्ग के अंदर भी काम किया है जिसका नाम है जिंदा, और ये सॉन्ग हैप्पी राय कोटी द्वारा गाया गया है। अगर विश्वास ना हो तो खुद ही देख लो। तो चलिए, फाइनली 4th सीजन का एंड हो ही गया। अब उम्मीद करता हूँ कि 5वां सीजन इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा, जिसमें या तो ये सभी इस गांव से बाहर निकल जाएंगे या फिर साले इधर ही मर जाएंगे, और नहीं मरे तो मैं इनको मार डालूंगा, क्योंकि मैं भी इन हालात के मारों को देख देख के दुखी हो गया हूँ। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या मुझे लोस्ट सीरीज लेकर आनी चाहिए, क्योंकि उसकी स्टोरी फ्रॉम के जैसी ही है। अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।